एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर वापस से एक चर्चा शुरू हो चुकी है। नई किताब आई है, द डिसेप्शन इंडस्ट्री, द आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस ऑफ हैकिंग द इलेक्टोरेट बाय हरजिंदर जी। वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया। ये है नई किताब, बहुत प्यारा कवर बनाया है, ईवीएम मशीन लगाई गई है और उसमें फिंगर है। ये अभी बस चुनाव का माहौल बिल्कुल खत्म ही हुआ है और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा पहले हम बात करते तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, बट ठीक है। नहीं, लेकिन अभी भी इंटरेस्टिंग होगा, रिजल्ट आ गए हैं तो और इंटरेस्टिंग होगा। क्या है मतलब पूरी किताब क्या है? डिसेप्शन के बारे में जब भी कोई सोचता है मतलब एक थॉट ये आता है कि कैसे चीज़ों को कन्विंस करके अपने फेवर में लाते हैं, स्पेशली इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ समय से जिसको हम कहते हैं इलेक्शनरिंग, यानी चुनाव प्रचार जो है या वोटर तक पहुंचने का या अपने मैसेज को पहुंचाने का, वो तरीका एकदम से बदल गया है। पहले जैसे होता था ना कि पोस्टर लगाते थे, मोहल्ले में लाउड स्पीकर लेकर आते थे, कुछ जुलूस निकालते थे, नारे लगाते हुए आते थे। अब वैसा नहीं है, अब अलग तरह से चुनाव प्रचार होता है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। हाँ, एक टेक्नोलॉजी आ गई है, बेसिकली टेक्नोलॉजी आ गई। मैंने इसमें शुरू से दिया है कि मोबाइल फ़ोन, सिंपल मोबाइल फ़ोन जो कि जिसमें सोशल मीडिया नहीं था, जिसमें इंटरनेट नहीं था, जिसमें कई चीज़ें नहीं थी, उससे कैसे चेंज हुआ। जैसे 2 इलेक्शन बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक इलेक्शन वेस्ट बंगाल का, ये जो पिछले साल वाला? नहीं, पिछले साल वाला नहीं, पहले वाला। अच्छा। हुआ ये था कि उस इलेक्शन में सीपीएम की सरकार थी और सीपीएम की सरकार पुराने तरीके यूज़ कर रही थी। वो अपने जैसे गांव में कांटेक्ट करना है तो वो लेटर्स भेजते थे, मैसेंजर भेजते थे। और ममता बनर्जी की जो टीएमसी थी उसने ये किया कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ शुरू किया। और जो उनके लीडर्स होते थे, ममता बनर्जी के अंडर में एक पूरी टीम थी जिनके फ़ोन नंबर हर जगह दिए हुए थे, तो लोग सीधे उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। ये बड़ा चेंज था जिसको सीपीएम वाले नहीं पकड़ सके, क्योंकि वो थोड़ा उनकी सोच ही ट्रेडिशनल थी वो उनकी सोच। तो इसमें एक्चुअली एक सिरपा नाम की एक फिनिश वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बल्कि हिस्टोरियन है, सोशोलॉजिस्ट हैं, सॉरी, उन्होंने एक किताब लिखी है पूरी इसी चेंज पे, कि कैसे ये चेंज हुआ। तो एक तो ये हुआ। ठीक है, एक इलेक्शन आपने बताया टीएमसी सीपीएम वाला। हाँ। दूसरा कौन सा है? दूसरा इलेक्शन यूपी में वो हुआ जिसमें मायावती ने अपनी सरकार बनाई। अच्छा। मायावती के पास वो उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, उतना पैसा भी नहीं था कि गांव-गांव में पहुंच सके। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो वोटर था उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, उसका जो वोटर क्लास है। लेकिन जो दलित वोटर, हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि दलित वोटर का जो एलिट सेक्शन है उसके पास मोबाइल फ़ोन आया। ठीक है। और इसका यूज़ किया, नंबर 1। नंबर 2, उस इलेक्शन में उसने जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें दलित थे, मुस्लिम थे और ब्राह्मण उनके साथ आ गए। अच्छा, मायावती के साथ? मायावती के साथ। वो ऐसा इलेक्शन था जिसमें ब्राह्मण मायावती के साथ आए थे। तो ब्राह्मण वर्ग क्लास के पास तो मोबाइल फ़ोन वगैरह था, तो वो उससे एक एक जगह पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, वो पहुंची और वो इलेक्शन उन्होंने जीता। और वैसे मैं एक चीज़ और आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद हो कि एक इलेक्शन था, वो जनरल इलेक्शन था जिसमें आप फ़ोन की घंटी बजती थी, आप फ़ोन उठाते थे, उधर से आवाज़ आती थी, नमस्कार, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो भी उन्होंने भी यूज़ किया। और तो वो बाद में फिर शायद कॉपी किया है अपनी स्ट्रेटेजी से केजरीवाल ने भी। केजरीवाल के समय तक तो स्मार्टफोन आ गया था। हाँ, तो स्मार्टफोन ने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज ले आया पूरे उसमें, क्योंकि उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, उसके बाद बिग डाटा आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, नए तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते थे। उसके साथ ही आपके पास फेक न्यूज़ भी आ गई। तो ये भी सही बात है, इसकी भी बात करेंगे हम, मतलब फेक न्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरा इसमें फेक न्यूज़ पे मैंने अलग से चैप्टर दिया है 2 चीज़ों पे, एक तो फेक न्यूज़ पे और एक सोशल मीडिया पे तो दिया ही है, फेक न्यूज़ पे दिया और व्हाट्सएप पे अलग से दिया है। वो तो व्हाट्सएप जो है सबसे बड़ा टूल है, गेम चेंजर है। हाँ, गेम चेंजर है, सबसे बड़ा टूल है। बल्कि एक जो जिन्होंने आईटी सेल आम आदमी पार्टी की शुरू की थी, अंकित, उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि पहले इलेक्शन जो था नहीं,
उन्होंने ये लिखा है कि हम फेसबुक पर एक दूसरे से उलझते हैं, हम ट्विटर पर आर्ग्यू करते हैं, लेकिन लड़ाई व्हाट्सएप पे होती है। जो वार होती है वो व्हाट्सएप पे होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डिसेप्शन का जो एक मीनिंग अगर आप गूगल करेंगे और कहीं भी देखेंगे, वो ये आता है कि जब इंसान टू एक्सटेंट एक झूठी इंफॉर्मेशन फैलाता है, हाँ। और उसमें जो इंसान फैला रहा है उसको पता है वो झूठी इंसान है, झूठी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो सुन रहा है उसको लगता है कि ये पार्शियल सच है या पूरा सच है। हाँ। राइट? तो कैसे ये डिसेप्शन इंडस्ट्री आज के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वर्क करती है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इससे आगे ले जाता हूँ। ठीक है। एक तो वो झूठी इंफॉर्मेशन खाली नहीं फैला रहा, बल्कि आपके परसेप्शन को भी चेंज कर रहा है। वो झूठी इंफॉर्मेशन इसलिए फैला रहा है कि आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाए। ओके। और वो बहुत सटली होता है। हाँ, बहुत बहुत सटली होता है। और बहुत सारे हमारे दिमाग में चीज़ें होती हैं, हमको लगता है कि ऐसा होता है। हमें लगता है कि जैसे मान लीजिए, हमें लगता है कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं। अब हमें इस तरह की कोई अगर खबर भेजता है कि फला पॉलिटिशियन ने ये करप्शन किया, फला ने ये किया, तो हम तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पहले से ही एक प्रिजम्पशन बना हुआ है। तो ये सारा जो फेक न्यूज़ का कारोबार है या डिसेप्शन का कारोबार है, इस प्रिजम्पशन पे काम करता है। आपका जो प्रिजम्पशन है उसको वो मजबूत बनाता जाता है और उसमें कई चीज़ें ऐड करता जाता है। होता क्या है कि उससे आपके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है? हर पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है। कुछ इसमें देखिए, ऐसा हुआ कि जिस समय ये सोशल मीडिया आया तो कुछ पार्टीज थी जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया और उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ पार्टीज जैसे कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। एक किस्सा मैंने लिखा है, पंकज पचौरी जो कि मनमोहन सिंह के वो थे, मीडिया एडवाइज़र थे, उन्होंने ये बताया कि मनमोहन सिंह ने ये इनका कोई अकाउंट नहीं था, मतलब ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं था कांग्रेस का। सिर्फ एक अकाउंट था, एक जो अपने केरल के एमपी हैं, क्या नाम है, थरूर, शशि थरूर का था, और किसी का अकाउंट नहीं था। फॉरेन मिनिस्ट्री का एक अकाउंट उनको खोलना पड़ा था, तो वो अलग था, लेकिन कोई नहीं था। तो ये कहा गया कि अकाउंट खोला जाए। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि देखिए, अकाउंट खोलिए और इस पर आप एक्टिव भी होइए, लेकिन इस पर कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं खर्च होगी। एक्स्ट्रा कोई आप चाहें कि इसके लिए एलोकेशन हो, तो इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं होगा। जो है आपके पास फंड, उसी में से शुरू कीजिए। अब जब शुरू करने का वक्त आया कि उन्होंने कहा कि मेरा नहीं खोलिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट खोलिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जब ट्विटर अकाउंट खोलना था तो वो पॉसिबल नहीं था। वो पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो बड़ा ब्यूरोक्रेटिक था। उसमें आपके पास कोई मेल आती है तो उसके लिंक को आप क्लिक नहीं कर सकते। हाँ, अब वो उसमें वो था। हाँ, तो किसने, मतलब ये बोलना थोड़ा हाइपोथेटिकली गलत होगा, लेकिन टू अ एक्सटेंट अगर आज आप सोच के देखें इतने साल पहले की, यू नेवर नो, शायद वो एक छोटा सा फ्लॉ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बाद में कांग्रेस के लिए इवॉल्व हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जो पंकज पचौरी थे, उन्होंने अपना जीमेल अकाउंट यूज किया। अरे भाई। और उससे जो था लिंक बनाया और उससे वो पीएमओ का अकाउंट बना ट्विटर पे। तो कांग्रेस उसे यूज करने में बहुत पिछड़ गई। और इंटरेस्टिंगली हम लोग को लगता है कि राहुल गांधी बहुत यंग लीडर हैं और बहुत फॉरवर्ड वाली सोच के हैं, लेकिन पता नहीं कैसे, क्योंकि उनके साथ पूरी एक यंग ब्रिगेड थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये हुआ कि ये लोग सोशल मीडिया की तरफ उस तरह से गए ही नहीं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा फेल्यूर था। और उतने में ऑपोजिशन जो तब बीजेपी थी, तो उन्होंने सबको ग्रैब कर लिया। इस बार के इलेक्शन में मुझे लगा कि ये सब बराबर, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया, सब बराबर है। कांग्रेस भी इस बार काफी एक्टिव थी। सबको पता है क्या यूज कर रहा है, सबको पता है कैसे यूज कर रहा है। बल्कि इन्फ्लुएंसर का यूज करने में इस बार कांग्रेस ज्यादा आगे रही। और ये जो आप नतीजे देख रहे हैं, इसमें कुछ हद तक उन इन्फ्लुएंसर का, जैसे ध्रुव राठी का या इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनका बड़ा रोल रहा है। डू यू थिंक कि ये जैसे ध्रुव राठी की वीडियोस हो गई, कांग्रेस एक्चुअली
स्पॉन्सर करते हो या मुझे मालूम नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, लेकिन सपोर्ट मिलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर इस बार उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा थी, उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे थे, उनको ज़्यादा हिट मिल रहे थे, जो दूसरी तरफ उस तरह से नहीं था, वो कम था। वेरी वेल सर। क्या क्या होता है अब आज की डेट में, अगर आप देख रहे हैं कि सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है, तो इंसान अब इसको कैसे तोड़ के आगे जाएगा? अब इसको तो ये है कि कौन उस मौके को अच्छी तरह से कैच कर लेता है। कुछ लोग जैसे मुझे इस बार इलेक्शन में लगा कि बीजेपी ने अपना एक तरीका बना लिया था, वो उसी तरीके पे चलते रहे। नए तरीके को, जो कि जैसे क्या तरीका है बीजेपी का? जैसे बीजेपी का तरीका था कि व्हाट्सएप पे अपना खबर फैलाओ, उसको वो करो, फेक न्यूज़ सभी फैलाते हैं, उनका भी एक फैलाने का उनका एक नेटवर्क है, आईटी सेल उनका बहुत बड़ा है। लेकिन जो फेक न्यूज़ बस्टर हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हुआ इस दौरान। तो फेक न्यूज़ की जो वैल्यू थी, मतलब सर्कुलेशन टाइम जो था कि इतने टाइम तक सर्कुलेट होगी, उसके बाद वो थोड़ा डिफ्यूज़ हो जाएगी, वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ आई आपने तुरंत उसका खंडन दे दिया। व्हाट्सएप पे क्या सोचते हैं आप? आपने एक चैप्टर लिखा पूरा व्हाट्सएप पे। हाँ, देखिए, कैसे ये मकड़ जाल जो व्हाट्सएप का है, ये पूरा व्हाट्सएप थोड़ा मुश्किल चीज़ है। मैंने एक एग्जांपल से शुरू किया व्हाट्सएप। दिल्ली के जो इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनी, तो उससे आमतौर पे इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन से, वोटिंग से 36 आवर पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है। राइट। तो दिल्ली में मीटिंग हुई सबकी। मीटिंग में ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टीज़ की मीटिंग ली और उसमें कहा कि आप किसी भी तरह का प्रचार नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, इसमें व्हाट्सएप को उससे एग्जेम्प्ट रखा गया, क्योंकि पता ही नहीं था इलेक्शन कमीशन को ये भी एक प्रचार का तरीका है। व्हाट्सएप क्या है कि वो बेसिकली मैसेंजर है, वो कोई एडवर्टाइजिंग का तरीका नहीं। हाँ, हम आप बात कर रहे हैं। अच्छा, और क्या होता है कि सोशल मीडिया पे भी आप कर जो 36 आवर में जब आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो पर्सन टू पर्सन आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, घर घर जाके मिल सकते हैं। तो मैसेंजर भी वही काम करता है। तो अच्छा, वो मैसेंजर है, लेकिन क्या होता है, आप एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो फिर वो मैसेंजर नहीं रह जाता, वो सोशल मीडिया हो जाता है। तो ये जो उसका वो है कि वो मैसेंजर है कहीं पर सोशल मीडिया है। अब तो उसमें ब्रॉडकास्ट जैसी भी चीज़ें होने लग गई हैं, तो वो उसके कई रूप हो गए हैं, कई तरह से वो काम करता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसमें व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो हर आदमी के घर में, हर आदमी के बेडरूम में, हर आदमी के उसमें पहुंचा देता है मैसेज, और बहुत तेज़ी से पहुंचाता है। इसकी वजह से आप देखिए कई जगह लिंचिंग हुई है, कई जगह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें कितनी चीज़ें गिनाई जाएं। तो व्हाट्सएप एक बड़ी भूमिका निभाता है। फिर व्हाट्सएप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वो अपने जो वर्कर्स हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं, इस जगह के वर्कर्स का ये ग्रुप है, इनका ये ग्रुप है, तो वो भी एक वो है। तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। प्लस कई सरोगेट ग्रुप्स भी होते हैं। सरोगेट ग्रुप तो बनते हैं, देखिए कई लेवल पे ग्रुप बनते हैं, इतने लेवल पे बनते हैं। मैंने इसका उदाहरण इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब मुझे वो पूरे नंबर मुझे भी याद नहीं है कि एक लड़का है जो नोएडा में रहता है, ठीक है, और उसके पास कितने ग्रुप हैं उसके फ़ोन में। तो जिस कंपनी में काम करता है उसका एक ग्रुप है जो ऑफिशियल कंपनी का है। फिर वहाँ जो लोग कोलीग हैं उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया है। फिर वो दिन में वहाँ पे लंच जो है कंपनी में दिया जाता है, तो जो लंच प्रोवाइडर है उसने एक ग्रुप बना दिया है, वो बताता है आज मेन्यू में क्या आना है क्या नहीं आना है। फिर उसके बाद वो जिस बस में जाता है उस बस के लोगों का एक ग्रुप है जो बता देते हैं आज बस इतनी लेट है, इतना वो है, ये ग्रुप हो गए। अब उसके बाद जिस घर में रहता है उस सोसाइटी का ग्रुप है, वो जिन बच्चों के साथ पढ़ता था स्कूल टाइम में उनका ग्रुप है, कॉलेज टाइम में जिनके साथ पढ़ता था उनका एक ग्रुप है, घर वालों का आपस में एक फैमिली ग्रुप है जिसमें सब वो हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह कहते हैं, और रोज सुबह जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग के फोटोज आते हैं। अब क्या हुआ, इतने सारे ग्रुप हैं उसमें, और हर ग्रुप में आप देख लीजिए कि कुछ दिनों बाद पॉलिटिक्स घुस जाती है। कोई ना कोई आदमी एक जगह का मैसेज लेके दूसरी जगह फॉरवर्ड कर देता है। तो ये इतना बड़ा जाल बन गया है कि इसमें आपके व्यू कब किधर बदल जाएंगे, कब कौन सा आपको अचानक एक मिलेगा, आपको लगेगा हाँ ये बात तो ठीक है, अच्छा उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं।
कि कौन सा फेक है कौन सा असली है, कौन सा फेक है कौन सा असली है, और अगर कौन सा प्रोपेगेंडा है, तय हो गया कि ये फेक है और उस पर मान लीजिए पुलिस कोई एक्शन लेना चाहती है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये पता लगाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो नहीं, और ये भी तो नहीं पता चलता कि कौन सा प्रोपेगेंडा है कौन सा हाँ, एक्चुअल रियल न्यूज़ है। वो तो प्रॉब्लम है। मतलब मुझे तो लगता है कि जनरल रूल आज के ज़माने में यही है कि कोई भी मैसेज आपको मिले कि आप मान लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, अच्छा, हाँ, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन इसकी मतलब मान के चलिए ये प्रोपेगेंडा है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अदरवाइज आप कहाँ फंस जाएंगे ये आपको भी खुद नहीं पता चलेगा। हरजिंदर जी एक बात बताइए, मतलब हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं और यू मेंशन्ड कि फैमिली में हर किसी में घुस जाता है, ये जो आजकल एक जो पॉलिटिकल डिवाइड फैमिली के अंदर डाइनिंग टेबल पे होने लगा है कि कोई बीजेपी सपोर्टर है, कोई कांग्रेस सपोर्टर है, कोई आम आदमी को मानता है, कोई कुछ नहीं मानता, वो कम्युनिस्ट मानता है, और उसके बीच में आपस में लोग लड़ रहे हैं। मतलब लड़ाई मतलब इसे अंडरस्टेटमेंट, जंग छिड़ रही है, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटे आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी किसी से भी डाइनिंग टेबल पे कोई भी लड़ रहा है, फैमिली गैदरिंग में लड़ाई, इसको सॉल्व कैसे करें? ये एट द एंड ऑफ द डे ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी तो है नहीं। डेमोक्रेसी तो ये सिखाती है भैया सबके पास अपना स्कोप है, सब अपने आप को स्पेस दीजिए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है और ये मेरी जो वो स्टडी है उसमें नहीं आता है। ये सोशोलॉजिस्ट वगैरह ही बता सकेंगे इसको सॉल्व किया जाए कैसे किया। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अच्छा, देखिए, अब जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें सीधा पोलराइजेशन किया जाता है, दो पोल बना दिए जाते हैं, या तो आप इधर हो आप इधर हाँ, हो, आप बीच में नहीं हो सकते। और जो डिफरेंट स्टडी हुई हैं जिनका इसमें मैंने जिक्र किया है कि लोग अब पोल पे ही होते हैं, बीच में जिसे हम फेंस सिटर कहते थे पहले, अब वो बहुत कम होते जा रहे हैं। अब लोग या तो इस पोल पे होते हैं या इस पोल पे होते हैं। लेकिन वो होना जरूरी है फेंस सिटर? और उस हाँ, वो होना जरूरी है। अच्छा, वो उस पोलराइजेशन को बहुत हवा दी जाती है, उनको दोनों पोल को बहुत एग्रेसिव बनाया जाता है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं हमको हर जगह। एक तो ये है कि सोशल मीडिया हमको हर चीज़ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिखाता है तो हमको अपने आसपास भी कॉन्स्पिरेसी ही नजर आने लगती है। हम मतलब कॉन्स्पिरेसी के अलावा अक्सर कोई एग्जांपल बताइए, जैसे कि अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं उसको कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ये थ्योरी कि ये जो साधु सड़क पे घूमते हैं ये बच्चे चुरा लेते हैं, अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लोगों को इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, किसी ने उठा के कुछ भी बोल दिया। अच्छा, बोल दिया। अब वो उसमें फेक न्यूज़ भी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। नेहरू मुसलमान परिवार के थे, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हाँ, है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इस तरह की तो बहुत हैं। ये तो इंडिया को आज़ादी 99 इयर्स की लीज में मिली है। हाँ, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है बहुत सारी, और ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब हम जो है अब जैसे मुझे अभी हाल में ही एक मैसेज मिला, किसी ग्रुप में मैं हूँ, उस ग्रुप में आया मैसेज कि ये जो कांग्रेस का निशान है हाथ का पंजा, ये दरअसल एक मुस्लिम सिंबल है। अब वो शुद्ध कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और कुछ नहीं है। उसने कई चीज़ें उसमें बता दी, ये तर्क दे दिया कि फला जगह ये हुआ था वो हुआ था, वैसा कुछ नहीं है। और हाथ का निशान जो है हमारे हर देवी देवता के कैलेंडर में या उसमें आप ऐसे हाथ देख लेंगे लेकिन उसको थ्योरी उन्होंने दे दी। तो अब जो लोग मानते हैं कि कांग्रेस बहुत गड़बड़ है तो उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया, और 10 को भेजो, और वो उसी तरह से मेरे पास भी आया। तो ये सब खूब चलता रहता है। मतलब हम लोग जो है एक कॉन्स्पिरेसीज की अजब सी दुनिया में रहने लग गए हैं, जबकि एक कॉन्स्पिरेसी है और फिर हर एक पे हम शक कर रहे हैं, खासकर जो हमारे साथ नहीं है वो, इसका मतलब वो जो है विलेन है। तो ये इस दौर एग्री टू डिसएग्री वाला तो कॉन्सेप्ट ही निकलता जा रहा है। नहीं, वो तो अब खत्म हो गया। एग्री टू डिसएग्री नहीं, अब हर कोई डिसएग्री करता है सीधा। क्या मैं जो मेरा सवाल जो दिमाग में था वो टू एक्सटेंड ये था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मैसेज आया, ठीक है, आपको किसी ने भेजा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और ये कांग्रेस के नेगेटिव में है, मतलब इससे कांग्रेस नेगेट होती है।
ये जो थ्योरीज आती हैं, जैसे इन जनरल परसेप्शन जब आपने स्टडी किया तो क्या निकलता है, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उन तक पहुंचती है या जो कांग्रेस के को सपोर्ट नहीं करते उन तक पहुंचते हैं वाले मैसेज? देखिए दो लोगों तक पहुंचती है। एक तो जो कांग्रेस के विरोधी हैं सबसे पहले उनके पास पहुंचती है। अच्छा, ताकि उनको कन्वर्ट किया जाए। हाँ, वो ऑलरेडी मान लीजिए कन्वर्ट किया जाए या वो इजी टू कन्वर्ट है, उनको सबसे आसानी से समझाया जा सकता है कि हाँ कांग्रेस गड़बड़ है, जो कांग्रेस को अपोज करते हैं। सॉरी, अच्छा, ओके, सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर नहीं, जो कांग्रेस को अपोज। और यहाँ पे हम मतलब एग्जांपल में कांग्रेस ले रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए वैलिड है, हर पार्टी करती है। हाँ, रीजनल पार्टीज भी होगी, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर है और हाँ, दो पार्टीज हैं इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उनके पास जाती है। फिर ये जो कांग्रेस को अपोज करते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, एक तो बहुत इजीली। दूसरा वो व्हीकल बन जाते हैं इसको फैलाने का, वो उसको फैलाते हैं, हर जगह पहुंचाते हैं। धीरे धीरे एक धारणा सी बनती है, कुछ लोग मानने लगते हैं, कुछ लोग फैन सिटर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि हाँ यार कह रहे हैं तो सही होगा, इतनी बातें इतने तर्क दे रहे हैं तो सही होगा। ऐसा भी हर कोई जो है बहुत उस पर एनालिटिकली नहीं सोचता, हो भी नहीं सकता, एनालिटिकल हो भी नहीं सकता। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, आपको रिफाइंड ऑयल खरीदना है और वहाँ 25 तरह का रिफाइंड ऑयल है। अब आप कौन सा तय करोगे? आप या तो एनालिसिस करो हर एक की, या तो दुकानदार से पूछ लो। हाँ, नहीं, पहले तो आप एनालिसिस करो, अगर आप कर सकते हो कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या वो है, इसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है, हेल्थ वैल्यू क्या है, वो आप कर नहीं सकते। तो आपको शॉर्टकट अपनाना होगा। शॉर्टकट ये है कि या तो आप दुकानदार से पूछ लो, या जिसका पैसा कम है वो, या आप कुछ कंपनीज हैं, कुछ ब्रांड हैं, आपको लगता है ये ठीक होंगे तो आप उस ब्रांड का खरीद लो, या जो सबसे सस्ता है वो खरीद लो, या कई बार कई चीज़ों में ऐसा होता है कि जिसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है वो खरीद लो। तो ये शॉर्टकट वहाँ तो चल जाते हैं, लेकिन जब ये शॉर्टकट हम पॉलिटिक्स में या सोशल वैल्यूज़ के लेवल पे या उस तरह की चीज़ों में अपनाते हैं तो इसके बहुत खराब नतीजे भी निकलते हैं। और वो सिर्फ एक इंसान में समाज। हाँ, तो बहुत बार एक बात आपको बार बार मिलती है, बार बार सुनने को मिलता है कि नेहरू जो थे वो मुसलमान थे, नेहरू मुसलमान थे। तो आपको लगता है हो सकता हो ही, और आप जानते भी नहीं है नेहरू कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे ही, हो सकता है यही बात सही हो। और वो उदाहरण दे देते हैं कि उनके दादा वो थे और वो फला जगह थानेदार थे, चौकीदार थे, मुगल सेना में ये थे और वो थे, तो लगता है कि हाँ भाई ये ठीक ही होगा। तो बार बार कही जाती है, अलग अलग तरह से कही जाती है, तो बहुत सारे लोग इसके चक्कर में इसमें फंस भी जाते हैं। ये होता है ये तो। बट कैसे इसको एक अमूमन एक कॉमन मैन को कैसे ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए? अब देखिए क्या है, हम आप तो एक मेट्रो सिटी में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपके पास एवेन्यूज़ भी, हम गूगल सर्च कर सकते हैं, फैक्ट चेक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दोनों मीडिया से जुड़े भी हुए हैं तो काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, पढ़े भी हैं तो पता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई बहुत ही छोटे से गांव में कोई बैठा हुआ है, उस तक कोई भी फेक न्यूज़ आती है, लेफ्ट की हो, राइट की हो, सेंटर की हो, कम्युनिज्म की हो, किसी की भी हो, अब वो कैसे ही पता करे? उसके लिए तो हर चीज़ सच है। हाँ। और जो किसी ऐसे इंसान ने भेजा हो जो सोसाइटल स्टेटस में उससे ऊपर है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि वो तो सच ही होगा, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसने भेज दिया हो, अरे ये तो भाई साहब बहुत विद्वान है, ये कैसे गलत बोल सकते हैं, ये थोड़ी फेक। देखिए ये एक तो ये नई चीज़ नहीं है और इसका कोई नया तरीका नहीं है। ये नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ इसलिए नहीं है कि अफवाहें पहले होती थी ना। हाँ। धीरे से आपके कान में कह के चले जाते थे। टेक्नोलॉजी ने उस अफवाहों को बहुत बड़े पैमाने पर फैला दिया और फास्ट कर दिया, फास्ट कर दिया है वो तुरंत। अच्छा, और अब उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है, उसकी फैक्ट्रीज लग गई हैं कि अब उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, लगातार रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या करते थे हम लोग, यही कहते थे ना कि भाई देखो ऐसा है, जो बात कही जा रही है उस पर विश्वास ना करो, खबर अगर है तो अगले दिन अखबार में देख लो खबर क्या है, या रेडियो पे सुन लो, या जो टेलीविज़न चैनल, जब न्यूज़ चैनल आए तो न्यूज़ चैनल पे देख लो। कम से कम वो फेक न्यूज़ उस तरह से नहीं देंगे, कई बार वो चपेटे में आ जाते हैं फेक न्यूज़ के, लेकिन आमतौर पर वो नहीं देंगे। जो लिगेसी मीडिया है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो तरीका पहले भी वही था, अभी भी वही है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इतना ज़्यादा
जो हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस पे स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अखबार नहीं पढ़ देखते हैं, हम किताब नहीं पढ़ने की कोशिश करते। हम पहले लोग शाम को इंतज़ार करते थे कि टीवी पे न्यूज़ आएगी तो हम न्यूज़ देखेंगे, अब कोई देखता नहीं है। 24 आवर न्यूज़ है तो कोई देखता नहीं, उसी को लोग मान लेते हैं। वही नॉलेज का प्राइमरी सोर्स वही हो गया। मतलब आपकी नॉलेज का अगर प्राइमरी सोर्स र्यूमर हो जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या होगा? हो चुका आपके जीवन का। तो वो हमारी पॉलिटिक्स का हो चुका है। भाई साहब और क्या है इंटरेस्टिंग, आपने जब रिसर्च किया क्या क्या नई एकदम? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो इस इलेक्शन में हुआ है जिसका पूरा बिजनेस है वो है बिग डाटा का यूज। जो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्टिक कंपनीज बन गई हैं, कंपनीज बन गई हैं, बिग डाटा रहता है। और मैंने जैसे इसकी जो भूमिका लिखी शुरू में, जो इसका वो लिखा है, उसमें मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। मैं लखनऊ में पैदा हुआ, वहीं रहा। तो लखनऊ में क्या होता था कि हर कुछ 6 महीने 1 साल बाद कुछ पर्चे बाजार में निकलते थे। अच्छा। और वो संतोषी माता के या किसी भगवान के पर्चे होते थे और उसमें ये कहानी होती थी कि एक जो है एक किसान जो था खेत में हल जोत रहा था, अचानक जो था एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा डरो मत और तुम मेरे नाम के पर्चे बंटवाओगे तो तुमको ये होगा। उसने पर्चे बंटवाए और उसको खेत में गड़ा हुआ धन मिला। फिर फला ने उसको लागू किया, उसको वो किया तो उसको ये मिला और फला को ये मिला। और एक ने जो था वो उसको पर्चे को ऐसे ही फेंक दिया ये कहकर कि ये गप है, तो उसके बेटे की डेथ हो गई। तो ये पूरी एक कहानी होती थी। और जो भी इसके जो है ऐसे 100 पर्चे बंटवाएगा या 500 पर्चे बंटवाएगा उसको 1 महीने में लाभ मिलेगा, कुछ इस तरह का पर्चे। और वो खूब चलते थे। अब वो पर्चे बड़े पैमाने पर बंटते थे। उससे फायदा किसको मिलता था? अब वो जिसको भी मिलता हो, वो अलग मामला है। समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पागलपन से भी होती हैं, सनक से भी होती हैं, उसमें फायदे जरूरी नहीं होते। हाँ, जैसे आप फेसबुक में देख लीजिए, अगर तो कोई लाइक करके नीचे आप चले गए बिना लाइक किए तो आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। ये सब वाले भी बहुत पोस्ट आते हैं। तो अब जो है क्या नाम, अब वो पर्चे बंट रहे हैं, सड़क पे चौराहे पे बंट रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनको मोड़ के रख देते थे, कहते उनको, क्योंकि वो बिलीवर थे और उनको लगता था कि अगर हमने पढ़ लिया इसको तो हमको पर्चे छपवा कर बांटने पड़ेंगे, अदरवाइज हम परेशानी में फंस जाएंगे। ऐसे सोचने वाले लोग थे। ऐसे अच्छा, ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि ये फालतू की चीज़ है, जो बेकार है, इसको छोड़ दो। बहुत सारे पर्चे बच्चों के हाथ लगते थे, उसको कोई पढ़ता भी नहीं था, वो ख़त्म हो जाते थे। उस पर्चे की सक्सेस रेट ये होती थी कि वो ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो फर्दर वैसे पर्चे छपवा कर बांटें। तो सक्सेस रेट ऐसी बहुत कम होती थी क्योंकि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर सेम चीज को हम मंदिर के बाहर किए होते हैं, हाँ, अब बिग डाटा ने यही चेंज कर दिया है। अब कोई मैसेज उसी के पास पहुंचता है जिसके पास वो पहुंचना चाहिए। आप अगर जो है फेसबुक पे हैं और आप मान लीजिए प्रो बीजेपी चीज़ें देखते हैं तो धीरे धीरे आपके पास सारी चीज़ें प्रो बीजेपी ही आनी शुरू हो जाएंगी। इसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन बबल। आपको एक इन्फॉर्मेशन बबल में डाल दिया जाएगा, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। और ये कौन करता है? ये जो एल्गोरिथम फेसबुक का वो करता है या पॉलिटिकल पार्टीज करती है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। एल्गोरिथम करता है और स्पॉन्सर्ड ऐड, हाँ, और उसका पॉलिटिकल पार्टीज फ़ायदा उठाते हैं कि स्पॉन्सर्ड ऐड किसको देने हैं। फिर क्या होता है कि हम पूरा डाटा बनाते हैं किसके पास कौन सा मैसेज देना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए फार्मर मूवमेंट चल रहा है। अब 3 तरह के लोग हैं। एक तो जो फार्मर मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक वो हैं जो फार्मर मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है, बिल्कुल डेड अगेंस्ट है कि नहीं ये गलत है। और तीसरे बीच में हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या नहीं है, या ये कह रहे हैं कि हमें इससे क्या मतलब। अब एक पार्टी के लिए 3 टारगेट हो गए। इन 3 टारगेट के पास अलग अलग तरह के मैसेज पहुंचेंगे। ओके, ये कर देंगे। जैसे आपके पास जो मैसेज पहुंचेगा जरूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी के पास वही मैसेज पहुंचे, उसके पास कोई दूसरा मैसेज पहुंच जाएगा।
तो ये पूरा एक और मैसेज से मतलब सिर्फ मैसेज नहीं है, हाँ, कोई भी मैसेज, वीडियो कंटेंट कुछ हाँ, भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, और वो टारगेटेड है, उसको किसी मकसद से आपके पास भेजा जा रहा है, तो वो मकसद वो पूरा करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक पार्टी है जिसने तय कर लिया कि ये हिंदू लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, और इनको दोनों को मैसेज भेजने हैं, और ये दलित लोग हैं। हिंदुओं को मैसेज भेजा कि हमारा नेता जो है हिंदुओं का भला करेगा और ये जो है इसी ने भला किया है। दलितों को मैसेज भेजा कि भाई देखो, दलितों का भला फला पार्टी ने तो नहीं किया, हम ही कर सकते हैं, तो हम ही को वोट दो। अब जब आप अपनी हिंदू इमेज और वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो मुस्लिम वोटर है वो आपको वोट नहीं देगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नहीं देगा, थोड़े बहुत तो हमेशा देते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं देगा। आपको नहीं देगा तो आपके जो विरोध में खड़ा है उसको दे देगा, या आपके विरोध। तो अब क्या करें, तो अब मुस्लिम को अलग तरह का मैसेज जाएगा कि जिसको आप वोट करने वाले वो खराब है। नहीं, उनको ये मैसेज जाएगा कि मुसलमानों का भला जो था इतने साल में इन्होंने नहीं किया, और हम मुसलमानों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और हमें अपना। उसमें क्या है कि आपके वोट कंसोलिडेट हो, और आपका जो विरोधी है उसके वोट कंसोलिडेट नहीं होने चाहिए, इसकी कोशिश करें। तो आपने एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में 3 अलग अलग तरह के मैसेज भेज दिए, और लोगों को पता भी नहीं है कि मैसेज हाँ, आया है। लोगों को पता भी, वो देख रहे हैं उनको, और वो इस लैंग्वेज में है कि उनको लगता है हाँ बात तो सही है। तो इसके पीछे भी पूरी स्ट्रेटेजी लगती है, पूरी टीम। हाँ, पूरी टीम होती है। अच्छा, फिर क्या है कि बिग डाटा का जो सबसे प्राइमरी सोर्स है हमारे यहाँ, वो है वोटर लिस्ट। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम होता है, उम्र होती है, और जेंडर होता है, और घर का पता होता है। अब घर का पता होना ये बहुत बड़ी वो होती है, लोकेशन कहाँ क्या है वो अगर डाटा में है तो इसको माना जाता है बहुत बड़ी चीज़। अब जब इस डाटा को कंप्यूटर में आप डालते हैं, इसका आप डाटाबेस बनाते हैं, तो आप फौरन इकट्ठा पता कर लेते हैं कि इस इलाके में कितने मुस्लिम हैं। नाम से आप, जो कंप्यूटर है वो नाम से अपने आप अलग कर लेगा इतने मुस्लिम हैं। फिर नाम के आगे कास्ट लगी हुई है, तो इस कास्ट के लोग कितने हैं वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ जगह इसमें कन्फ्यूज़न होता है कास्ट में। रिलीजन में तो आप 95-98% तक जो जितने भी लोग हैं वो बताते हैं, 98% तक बड़े आराम से हो जाता है। कास्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। फिर क्या होता है कि कुछ कास्ट जो हैं यूपी में दूसरे तरह की है, बिहार में दूसरे तरह की है, राजस्थान में दूसरे तरह की हैं, तो इसको लोकल लेवल पे डील करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो मतलब अगर आप देखें तो जो वोटर लिस्ट है वो एक न्यूट्रल डाटा है, लेकिन न्यूट्रल डाटा को भी पोलराइज्ड डाटा में कन्वर्ट करने के तरीके अब निकल गए हैं। फिर उसमें जेंडर भी है, तो आप जेंडर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये बिग डाटा ने एज के हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। एज के हिसाब से 50 साल के ऊपर। हाँ, और सबसे बड़ी बात टारगेट होता है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि हर बार एक बड़ा नंबर फर्स्ट टाइम वोटर का यूज उसमें ऐड होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। आपने दिमाग के बहुत सारे परखच्चे खोल दिए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आप कुछ ऐड करना चाहें इसके अलावा? मतलब मैंने जितनी कोशिश की, मैं जितना कुछ जानना चाहता था वो सब तो मैं जान चुका हूँ, काफी कुछ चीजें। हाँ, आप कुछ अगर ऐड करना चाहें? नहीं, मैं इसमें 1-2 चीजें हैं कि कैसे किसी नेता की इमेज बनाई जाती है और कैसे बिगाड़ी जाती है, ये बताइए। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। तो जैसे सबसे एक एग्जांपल लेते हैं, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी इमेज बिगाड़ने की भी, इमेज सुधारने की भी, दोनों। राहुल गांधी का मैंने इस पे राहुल गांधी पे एक चैप्टर ही लिखा है। अच्छा, ओके। कि राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाया गया। तो उसके लिए लगातार कोशिश हुई, उसके कई तरह के वीडियो बनाए गए, कई तरह के वो बनाए। अब जैसे एक वीडियो का मैं एग्जांपल दूंगा। एक वीडियो बहुत चलता है जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी मशीन बना के दूंगा जिसमें एक तरफ से डालोगे आलू और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ओरिजिनल वीडियो में ये था कि राहुल गांधी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं आपको ऐसी मशीन बना के दूंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालोगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अब वो आगे वाला हिस्सा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसको काट दिया आपने वीडियो से।
अब जो ये एडिटेड वीडियो है वो इतना चला कि बहुत से लोग अभी भी मुझे मिलते हैं जो ये मानते हैं कि ये सही था, इसमें कोई वो नहीं था। हालांकि मेरा मानना है, जो मैंने इसमें लिखा भी है, कि इसमें कांग्रेस की तरफ से भी एक गड़बड़ हुई कि तब उसको क्राइसिस मैनेज नहीं किया गया। क्योंकि गड़बड़ ये हुई कि 2014 के राहुल गांधी को सोचिए, तो राहुल गांधी की यूएसपी क्या है, वो किस लिए स्टैंड करते हैं, उनकी ब्रांड मतलब उसको उनकी ब्रांडिंग कैसे होगी। तो राहुल गांधी, उस समय के जो राहुल गांधी हैं उनमें सिर्फ एक दो बातें उनकी ध्यान आती हैं। एक तो वो कहते थे कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इस तरह की, और इसी तरह की छोटी मोटी बातें कहते थे। तो क्या था कि उनकी कोई पर्टिकुलर ब्रांडिंग नहीं थी, और वो बहुत बड़े नेता थे। हाँ, और जब किसी की ब्रांडिंग क्लियर नहीं है तो उसकी नेगेटिव ब्रांडिंग बहुत आसान हो जाती है। तो नेगेटिव ब्रांडिंग कर दी गई और बड़ी आसानी से हो गई। जबकि आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग अपनी एक स्ट्रांग ब्रांडिंग के साथ वो पॉलिटिक्स में आए। इन लोगों ने उनकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की कि वो जो है गप्पू हैं या इस तरह की बातें कही गई, लेकिन वो हो नहीं पाई नेगेटिव, क्योंकि उनकी अपनी पॉजिटिव ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग थी। राहुल गांधी की पॉजिटिव ब्रांडिंग जो थी वो कमजोर थी। इसका मुकाबला फिर उन्होंने आखिर में किया, वो जो भारत जोड़ो यात्रा की। तो उसने वो सारे जो मिथ थे। बट क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी जब राहुल गांधी ने स्पीच दिया और एक्सेप्ट किया पूरे पार्लियामेंट में कि हाँ मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, लेकिन मैं ये बदलूंगा, और मतलब उस चीज को कन्फ्रंट किया जाके प्राइम मिनिस्टर को गले लगाया, और शायद क्या उस दिन से धीरे धीरे पैराडाइम शिफ्ट नहीं, बट धीरे धीरे एक शिफ्ट आना, धीरे धीरे शिफ्ट आया। लेकिन जो ये थी भारत जोड़ो यात्रा से शिफ्ट बहुत तेजी से आया, क्योंकि एक तो लंबी यात्रा थी, वो हर समय फोकस में थे, हर 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस को कन्फ्रंट करते थे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते थे। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की ही नहीं थी, तो ये भी एक अलग तरह की चीज़ थी। तो उसमें धीरे धीरे उनकी वो इमेज ख़त्म होती चली गई पप्पू वाली, और लग गया कि वो आदमी जो है स्ट्रगल कर सकता है, सड़क पे पैदल चल रहा है, लगातार पैदल चल रहा है। तो उसने चीज़ों को बदल दिया। अब इस समय आज की तारीख में राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं कहता है, या पप्पू कहता भी है तो उसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। तो एक ये भी चीज़ है जी। वेरी वेल सर। इसी के साथ साथ इस चर्चा को लगाते हुए पूर्ण विराम। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आया, और मतलब अच्छा लगा, एक कॉन्वर्सेशन, फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन था। और जितने मेरे डाउट्स थे डिसेप्शन को लेके कि कैसे एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का गेम चलता है, सटली और एकदम ऑन द फेस, वो दोनों के बारे में हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु रियली वांट टू डिग डीप इनटू द बुक, यू कैन ग्रैब दिस बुक, द डिसेप्शन इंडस्ट्री बाय हरजिंदर साहनी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।